चलिए हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हमने कल खनिज पोषण के बारे में देखा था, एक दो तत्व बाकी है, अभी चर्चा करेंगे। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कि किस तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, ये परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रोग हैं जो कुछ विशेष पादपों में विशेष तत्वों की कमी को दर्शाते हैं। जैसे सल्फर की कमी से चाय में येलो टी रोग होता है, कैल्शियम की कमी से टमाटर में पुष्पाग्र विलगन ब्लॉसम एंड रोट रोग होता है, मैग्नीज की कमी से मटर में मार्श स्पॉट रोग होता है, कॉपर की कमी से स्पोटाम रोग, ये फलों का रोग है, जितने भी फलधारी वृक्ष हैं उनमें कॉपर की कमी से स्पोटाम रोग होता है। और दूसरा रोग होता है भूमि सुधार रोग। ये नाम भूमि सुधार रोग इसलिए क्योंकि ये जो यूरोप में सुधारी हुई भूमि है वहां पर जो फसल होती है वहां पर ही ज्यादा दिखाई देता है, इसलिए इसको ये नाम दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। जिंक की कमी से चावल में खीरा रोग होता है और मोलिब्डेनम की कमी से सरसों में सचेतक ध्रुव अथवा विप तेल नामक रोग होता है। तो एक एक नंबर के प्रश्न की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आप पहले इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको समय दे रहा हूँ। तो ये आपने उतर लिया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम कुछ प्रधान तत्वों की भूमिका की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमारे कॉपर और जिंक बाकी रह गए। चलिए पहले बात करते हैं कॉपर। तो जितनी भी रेडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली जो रिएक्शन है, उनमें कॉपर भाग लेता है, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है साइटोक्रोम, उसका मुख्य घटक कॉपर ही होता है। और दूसरा विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, उसका भी मुख्य घटक या उसके विटामिन सी के निर्माण के लिए कॉपर आवश्यक होता है। तो अगर कॉपर की कमी होगी तो जहाँ जहाँ भी साइटोक्रोम अपनी भूमिका निभा रहा है, चाहे वो प्रकाश संश्लेषण हो, श्वसन हो या उपापचयी क्रिया हो, वो कहीं न कहीं प्रभावित होगी। और जो पत्तियों की टिप्स है, शीर्ष, उनका जो शीर्ष भाग है, वहां पर नेक्रोसिस हो जाएगा, उत्तक क्षय हो जाएगा, उत्तक मर जाएंगे। और कौन सी, विशेष करके जो यंग लीव्स हैं उनमें ये लक्षण दिखाई देता है। चलिए अब बात करते हैं जिंक की। जिंक परीक्षा में कई बार प्रश्न बनता है। इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सिन IAA के निर्माण के लिए जिंक आवश्यक होता है। दूसरा कार्बोनिक एनहाइड्रेट और एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ये दो महत्वपूर्ण एंजाइम है। एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज आपने फर्मेंटेशन में पढ़ा होगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये भी आपने कार्बोक्सिलेशन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में पढ़ा होगा। इन दोनों के लिए एक्टिवेटर का काम करता है जिंक। और दूसरा बीज के अंकुरण के लिए भी जिंक
तो जिंक की कमी से हमने पढ़ा था चावल में एक तो खेरा रोग होता है, दूसरा जो है जिंक की कमी से पौधे की जो वृद्धि है वो रुक जाती है, उसका इंटरनोड है जो पर उसकी सही वृद्धि नहीं हो पाती और पौधा बौना रह जाता है और उसके अंकुरण में भी समस्या आती है। चलिए, तो ये कुछ प्रधान तत्वों के बारे में हमने चर्चा की। अब हमारे सिलेबस का एक पॉइंट है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं जो रह गया था, वाहक परिकल्पना। वाहक परिकल्पना, करियर कंसेप्ट हाइपोथेसिस। वाहक परिकल्पना क्या है? तो कोशिका में आयनों का स्थानांतरण या खनिजों का स्थानांतरण किस तरह से होता है उसको समझाने के लिए वाहक परिकल्पना दी। तो थोड़ा सा हम पूर्व में जाते हैं कि हमने पहले पढ़ा है कि जो आयनों का अवशोषण दो विधियों द्वारा होता है। एक तो होता है निष्क्रिय अवशोषण, पैसिव एब्जॉर्प्शन, जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती और वो सामान्य विसरण द्वारा ही हो जाता है, और एक होता है सक्रिय अवशोषण, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये वाहक परिकल्पना आयनों के अवशोषण की एक सक्रिय विधि है जिसके लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या होता है कि इस सिद्धांत के अनुसार जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसमें विशेष प्रकार के वाहक प्रोटीन पाए जाते हैं। आप देख रहे हैं ये वाहक प्रोटीन है, करियर प्रोटीन है। और सपोज ये बाहर की ओर कोई आयन है जो इस वाहक प्रोटीन से जुड़ रहा है। अब जब कोई आयन वाहक प्रोटीन से जुड़ता है तो इस वाहक प्रोटीन में कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं, उसकी स्थिति बदलती है। आप चित्र से अच्छी तरह से समझ जाएंगे और संबंधित जो आयन है वो अब भीतर की ओर मुक्त कर दिया जाता है। तो आप देखिए कि वाहक परिकल्पना के अनुसार कुछ विशेष प्रकार के वाहक प्रोटीन होते हैं जो आयनों से जुड़ते हैं। इन वाहक प्रोटीनों में आयनों से जुड़ने के पश्चात इनमें संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं और ये संबंधित आयनों को कोशिका झिल्ली के अंदर विसरित कर देते हैं। ये है वाहक परिकल्पना। तो इस परिकल्पना के फेवर में कई प्रमाण भी मिले हैं कि यदि सभी वाहक प्रोटीन अवरुद्ध कर दिए जाएं तो आयनों का स्थानांतरण ही नहीं होगा कोशिका झिल्ली के अंदर। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि कहीं ना कहीं वाहक प्रोटीनों की आयन स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलिए, तो इतना बिंदु हमारे खनिज पोषण में रह गया था। अब अगले वीडियो से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रकाश संश्लेषण, जिसमें हमारी शुरुआत होगी प्रकाश संश्लेषण संश्लेषी वर्णकों के बारे में, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से हम शुरुआत करेंगे।